वो तीनों तुलसी का जवाब जानने के लिए उत्सुकतावश उसे ही देख रहे थे और तुलसी कंफ्यूज सी उन तीनों को। अरे दीदी, इतना भी मत सोचो, हाँ कर दो, शायद पप्पा की यही मर्जी रही होगी। चिंटू ने तुलसी से कोई जवाब ना पाकर कहा। तुलसी ने हेलमेट पहना और हाथ से ही अरमान को बैठने का इशारा कर चिंटू वाला हेलमेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। सिद्धांत और चिंटू की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन दोनों ने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। अरमान ने दोनों की तरफ देखा तो दोनों ने उसे थंब दिखाया। तुम्हारी पहली लॉन्ग ड्राइव अपनी मिस जूनी के साथ। ज़्यादा मत सोचना, बस एंजॉय करना। लाइफ में जब भी खुशियों के पल आएं, उन्हें सहेज कर रख लेना चाहिए। नाउ गो एंड गुड लक। सिद्धांत ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर धीमे से कहा। तो अरमान ने अपनी पलकें झपकाईं और तुलसी के हाथ से हेलमेट लिया और कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे बैठ गया। तुलसी ने एक बार पलट कर चिंटू की तरफ देखा तो उसने अपने पेट पर हाथ रखे हुए ही मुस्कुराते हुए कहा, दोनों हाथों के थंब दिखाते हुए कहा, दीदी इस बार हारना मत। और आप, उसने अरमान की तरफ देखा, आप दीदी को हारने मत देना। हार जीत लगी रहेगी, तू मेडिसिन ले लेना और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मैं इसे क्लिनिक ले जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, बस रेस पर कंसंट्रेट करो। तुलसी की बात काट कर सिद्धांत ने कहा तो तुलसी ने एक बार फिर चिंटू की तरफ देखा और चिंटू ने मुस्कुराकर उसे जाने के लिए कहा। एक आखिरी अनाउंसमेंट हुई और सारे बाइकर्स ने एक्सीलरेटर पर अपनी पकड़ कस ली और इसी के साथ रेस शुरू हुई और सारे बाइकर्स ने फुल स्पीड में बाइक उस खाली सड़क पर दौड़ा दी। इधर सिद्धांत और चिंटू सिद्धांत की कार के बोनट पर आके बैठ गए। सर, अपन को बुरा फंसाया है। अगर दीदी को पता चला ना तो अपन की वाट लगा देंगी और आगे से शायद बात भी ना करें। दीदी को झूठ बोलने वाले पसंद नहीं और अपन ने झूठ बोला है, चिंटू ने कहा। पहले तो तुम मुझे भाई कह सकते हो, जैसे मिस जूनी को दीदी कहते हो, सिद्धांत ने कहा तो चिंटू ने उसे अजीब नजरों से देखा। देखो, हमारे झूठ से किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला और मैंने सुना है कि जिस झूठ से किसी का भला हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता, सिद्धांत ने कहा। अपुन ने ऐसा कुछ नहीं सुना है, अपुन ने तो बस ताबड़तोड़ पिटाई देखी है, वो भी दीदी के हाथों, चिंटू ने कहा। मतलब मिस जूनी एक्शन भी कर लेती हैं? अच्छा, मिस जूनी कैसी हैं? मतलब फैमिली, फ्रेंड्स और जो तुम जानते हो उसके बारे में भी कुछ बताओ, सिद्धांत ने कहा। आप दीदी की जासूसी कर रहे हैं? चिंटू ने उसे घूर कर कहा। अरे यार, मैं बस जानना चाहता हूँ तुम्हारी दीदी कैसी हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए परफेक्ट हैं या नहीं, सिद्धांत ने कहा। तुलसी ने हल्के से आगे झुकते हुए बाइक की स्पीड और बढ़ाई तो पीछे बैठे अरमान ने कहा, ये स्पीड थोड़ी ज़्यादा नहीं है? अब स्लो मोशन में नहीं चला सकते ना बाइक को, तुलसी ने कहा। और तभी एक बाइक उसके काफी करीब से निकली जिससे तुलसी की बाइक लहरा गई और अरमान ने संभल कर कहते हुए आगे खिसक कर उसके हाथ को अपने हाथ रख कर हैंडल संभाल लिया। उसकी करीबी ने तुलसी को असहज कर दिया। उसकी पीठ अरमान के सीने से पूरी तरह चिपकी हुई थी। बाइक के संभलते ही अरमान वापस पीछे खिसक गया और अपने हाथ भी हटा लिए। थैंक्स, तुलसी ने अपने आप को संयत करके अपना चेहरा घुमाकर कहा, थोड़ा सा साइड में घुमाते हुए कहा। ये बहुत रिस्की है, अरमान ने कहा। आपको डर लग रहा है? तुलसी ने थोड़ी स्पीड बढ़ाते हुए कहा। हाँ, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, अरमान ने कहा। लेकिन तुलसी का ध्यान इस वक्त अपने साइड में चल रही बाइक पर था और उस बाइकर की नजरें भी तुलसी पर ही थीं। तुलसी ने स्पीड बढ़ाकर उससे आगे होना चाहा, लेकिन उस बाइकर ने पीछे देख इशारा किया। तुलसी ने भी मिरर से पीछे देखा, तभी पीछे आ रही बाइक ने जोरदार टक्कर तुलसी की बाइक को मारी और आगे निकल गई। तुलसी कुछ समझ पाती तब तक पिछली बाइक टक्कर मारकर जा चुकी थी और गाड़ी लहराकर गिर पड़ी। तुलसी ने पहले ही ब्रेक पर हाथ रख लिया था जिससे बाइक वहीं गिर पड़ी। इन सब में अरमान को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसने अब जल्दी से हेलमेट निकालकर पटका और खड़े होकर तुलसी को सहारा देकर उठाया, लेकिन तुलसी को खुद से ज्यादा अरमान और बाइक की चिंता लगी हुई थी। उसने अरमान की तरफ देखकर पूछा, आप ठीक है ना? आई एम सॉरी, ना चाहते हुए भी मेरी वजह से आपको चोट पहुंच जाती है। मिस जूनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम नहीं हो, तुम्हें चोट आई है। यहाँ बैठो, अरमान ने कहा और उसे एक तरफ पेड़ के नीचे बैठाया और बाइक को भी एक तरफ लगाया। देखो, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, अब भी ठीक से काम कर रही है, तुम उसके लिए परेशान मत हो। अपना जैकेट उतारो, अरमान ने उसके सामने बैठते हुए कहा। जी? तुलसी ने सवालिया निगाहों से घूरा। मिस जूनी, तुम्हें चोट लगी है, जैकेट उतारो और कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो। बहुत शरीफ लड़का हूं मैं, अरमान ने कहा तो तुलसी ने मुस्कुराते हुए जैकेट उतारी। उसकी गर्दन में हेलमेट की वजह से खरोंच लग गई थी और उसकी बाह से खून बह रहा था, जिससे सफ़ेद टी-शर्ट पर लाल धब्बे बन गए थे। अरमान ने एकदम से अपनी आंखें बंद की और आंखें खोलकर उसकी टी-शर्ट की स्लीव को हल्के से ऊपर उठाया। कोई नुकीली सी चीज उसकी बाह में चुभ कर गहरा घाव कर गई थी। अरमान ने अपने जेब से रुमाल निकालकर
तुलसी की तरफ देखा और जो अपने दांतों से होठों को भींचकर दूसरी तरफ चेहरा घुमाए बैठी थी। चेहरे पर दर्द की लकीरें तो थीं लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। ये देखकर अरमान काफी ज्यादा हैरान था। उसने रुमाल से उसकी बाह पर लगे खून को साफ करते हुए कहा, मुझे नहीं पता था बाहर से छुई मुई सी दिखने वाली लड़की अंदर से इतनी स्ट्रांग भी हो सकती है। जरूरी तो नहीं जो जैसा दिखता हो अंदर से वो वैसा भी ही हो। तुलसी ने अब उसकी तरफ देखकर कहा जो उसके घाव पर हल्के से फूंक मारकर उसके आसपास जमा खून को साफ कर रहा था। 1 मिनट रुको, अभी आया, अरमान ने कहा और वहां से उठकर चला गया और कुछ ही देर में ढेर सारी पत्तियां अपने साथ ले आया और एक पत्थर पर रखकर उसे दूसरे पत्थर से कूटने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? तुलसी ने उसे हैरानी से देखकर पूछा। बचपन में हम जब आउटिंग पर जाते थे तो कहीं ना कहीं लगते ही रहती थी। तब मॉम ऐसे ही पेड़ पौधों की पत्तियां पीसकर घाव पर लगा देती थी, जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाया करती थी और इन्फेक्शन फैलने का डर भी नहीं होता था। अरमान ने कहा। एक बार फिर उसके सामने बैठते हुए और फूंक मारते हुए लेप उसकी बाह पर लगा दिया और अपने एक बड़े पत्ते से उसे कवर कर दिया और उस पर रुमाल बांध दिया। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है ना, या अब भी दर्द हो रहा है? अरमान ने पूछा। अभी अच्छा लग रहा है। आपकी मॉम का ये नुस्खा भी बेस्ट है। इन उनके इस नुस्खे की वजह से दर्द में थोड़ी सी राहत मिली है। मेरी तरफ से उन्हें थैंक्स कह दीजिएगा। तुलसी ने मुस्कुराकर कहा। मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। एक एक्सीडेंट में वो हमें छोड़कर चली गई। अरमान ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। अगेन आई एम सॉरी, तुलसी ने कहा। मैं ठीक हूँ, अरमान ने कहा तो तुलसी उठकर खड़ी हो गई। एक बात कहूँ तुमसे? तुलसी ने पलटकर देखा। ऐसे रिस्की काम मत किया करो। आज सिर्फ चोट आई है, आगे कुछ भी हो सकता है। मैंने अपनी मॉम को खोया है, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। तुम्हारी फैमिली होगी जो तुमसे बहुत प्यार करती होगी, उनके लिए ही सही अपने आप को ऐसे जानलेवा कंपटीशन से दूर रखो, अरमान ने कहा और बाइक बाइक पर बैठ गया। मिस्टर सीनियर, तुलसी की आवाज पर अरमान ने उसे पलट कर देखा। उसका मिस्टर सीनियर कहना उसका दिल धड़का गया था, पेट में तितलियां उड़ने लगी थीं। थैंक यू, तुलसी ने अपनी बाह की तरफ देखते हुए कहा। बाइक पर बैठने के लिए एक हाथ उसके कंधे पर रख कर बैठते ही हाथ हटा लिया, लेकिन अरमान इतने में भी खुश था। उसने बाइक वापस जाने को ले जाने को कहा। इधर रेस खत्म हो गई थी। तुलसी अरमान को कहीं भी न देखकर चिंटू और सिद्धांत दोनों ही उदास होने के साथ साथ फिक्र भी करने लगे थे। सिद्धांत ने अरमान को कॉल लगाई और कुछ ही देर में उसने रिसीव कर सारी बातें बताई तो दोनों परेशान हो गए। दोपहर के 4 बज रहे थे और लोनावाला में मिस्टर अग्रवाल, मिसेज अग्रवाल और मिस्टर राणा और अपर्णा जी चारों लंच के लिए अपने कॉटेज के बाहर खुले हिस्से में बैठे थे। बारिश काफी तेज हो रही थी। वेटर ने आकर कई सारी डिशेस टेबल पर सजा दी और वहीं एक तरफ खड़ा हो गया। मिस्टर अग्रवाल ने उसे जाने के लिए कहा तो वो सर झुकाते हुए वहां से चला गया। लंच करते हुए मिस्टर अग्रवाल ने कहा, रघुवेंद्र, हम चाह रहे हैं कि रूही और अरमान की सगाई की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की एक ग्रैंड पार्टी रख उसी में दोनों की एंगेजमेंट करवाकर सरप्राइज दिया जाए। दोनों बच्चे खुश हो जाएंगे। हमें नहीं लगता अभी सही वक्त है सगाई का। कॉलेज खत्म होने को अभी 3 साल बाकी हैं और हम अरमान को उसके पैरों पर खड़ा देखना चाहते हैं और उसे किसी भी रिश्ते में बांध कर हम उसके सपनों में रुकावट नहीं डालना चाहते। मिस्टर राणा ने कहा तो मिस्टर अग्रवाल ने अचानक ही हाथ में पकड़ी चम्मच एक तेज आवाज के साथ प्लेट में पटक दी। तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस है, आगे चलकर उसे अरमान ही ने ही संभालना है, और रही बात अक्षय की तो उसे वो वकालत तो करनी ही है। जब सब सामने परोसा हुआ मिल रहा है तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है अरमान को? हमें देखो, हमने भी तो बस हायर सेकेंडरी पास होकर अपने बाप दादा के काम को अच्छे से संभाल लिया। मिस्टर अग्रवाल की आवाज में रोष और घमंड साफ झलक रहा था। इसके विपरीत मिस्टर राणा ने बड़ी ही शांति से कहा, अग्रवाल साहब, अक्षय वकालत के साथ साथ हमारा बिजनेस भी अच्छे से संभाल लेता है। हमें यकीन है अरमान भी संभाल लेगा, लेकिन वक्त आने पर अभी अभी से उसके कंधों पर जिम्मेवारी नाम का बोझ नहीं डालना चाहते हम। वैसे भी हमारा बिजनेस संभालने में शुभ और अमृता का भी उतना ही हाथ है। मिस्टर राणा का फोन रिंग हुआ और वो एक्सक्यूज देकर उठकर कुछ दूर जाकर बात करने लगे। मिस्टर अग्रवाल ने गुस्से भरी नजर उन पर डालने के बाद अपर्णा जी की तरफ देखा, जो उन्हें आंखों से शांत होने का इशारा कर रही थी, और मिसेज अग्रवाल इन दोनों को ही देख रही थी। दोपहर का वक्त था। एक लड़की जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, आंखों पर काले रंग का ही उसने गॉगल पहन रखा था और धूप से बचने के लिए उसने छाता भी लगा हुआ था, वो एक सोसाइटी के अंदर आई। वॉचमैन इस वक्त मौजूद नहीं थे तो लड़की बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ गई। उसने लिफ्ट ली और चौथे माले पर रुकी। एक रूम के सामने रुककर उसने डोर बेल बजाई। अपने फ्लैट के किचन में कॉफी तैयार कर रही सांची ने जब आवाज सुनी तो नमन होगा सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने बिखरे बालों को
समेटा और डोर खोलने आई। सांची जो अपने मंगेतर के साथ क्लब आई थी, दरवाजा खोलते ही उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और चेहरे पर गुस्सा उभर आया। सांची ने उस लड़की को घूर कर देखा तो लड़की उसे साइड कर अंदर घुसी चली आई। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? कल रात हुई अपनी बेइज्जती भूल गई क्या, जो फिर चली आई? और एक मिनट, तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? सांची ने गेट पर खड़े रहकर ही कहा, लेकिन रूही उसकी बातों को अनसुना कर सोफे पर फैल गई। सांची ने अब डोर बंद कर अंदर आते हुए कहा, लिसन, अभी की अभी बाहर निकलो, नहीं तो मैं वॉचमैन को बुला लूंगी। रूही ने अचानक ही उठते हुए कोई स्प्रे उसकी आंखों में मारा और जलन के मारे सांची ने अपनी आंखों पर दोनों हाथ रख लिए। वो कुछ बोलती उससे पहले ही रूही ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली जिसमें सफेद रंग का पाउडर था। उसने अपने हाथ से सांची का मुंह कस के पकड़ा, जिसके जिससे पाउच बन गया, और सांची ने आंखों को बंद रखते हुए ही दोनों हाथों से उससे छूटने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। उसने अपने नाखून भी चलाए, लेकिन रूही पूरी तैयारी के साथ आई थी। फुल स्लीव जैकेट और ग्लव्स पहने उसने पुड़िया का सारा पाउडर सांची के मुंह में डाला और उसका मुंह अपनी हथेली से बंद कर और उसे खींचकर किचन में लाकर प्लेटफॉर्म पर रखी हुई कॉफी उसके होठों से लगा दी। उस पाउडर के बाद सांची का गला काफी सूखने लगा था और उससे बोला भी नहीं जा रहा था। उसने गला तर करने के लिए पूरी कॉफी एक सांस में पी ली। उसे बेहोशी छाने लगी थी। रूही ने उसे जैसे ही छोड़ा, वो नीचे बैठती हुई बोली, क्या था वो, क्या खिलाया तुमने मुझे? सिर्फ एक डांस ही तो करना चाहती थी तुम्हारे मंगेतर के साथ, कुछ गलत तो नहीं कर रही थी। फिर भी तुमने मुझे बेइज्जत किया, और रूही कभी भी अपनी बेइज्जती भूलती नहीं है। अब तुम चैन से सो, एंड नाउ गो टू हेल, रूही ने कहा और जाने के लिए पलटी तो सांची ने उसका पैर पकड़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन रूही ने एक लात उसके पेट पर मारी और कहा, यकीन करो बहुत सस्ती और आसान मौत दी है मैंने तुम्हें, वरना जैसा बिहेवियर तुम्हारा था कल रात, उसके लिए तो इससे भी बदतर कर सकती थी मैं तुम्हारे साथ, रूही ने कहा और सब तरफ देखने के बाद अपना छाता लगाए नीचे चली आई। वॉचमैन अब भी गेट पर नहीं आया था तो उसने एक ईविल मुस्कुराहट बिखेरी और गाड़ी में बैठकर निकल गई। सांची अपने आप को घसीटते हुए बेडरूम तक पहुंची। उसने नमन को कॉल लगाया, लेकिन नमन को कॉल नहीं लगी। उसने रोते हुए एक मैसेज छोड़ा, नमन प्लीज कम हियर। उसने अब अपने घर वालों को कॉल किया जो गांव में रहते थे, लेकिन उसकी खराब किस्मत कहें या रूही की अच्छी किस्मत कि किसी को भी कॉल नहीं लगा। सोसाइटी के बाहर पहुंचे नमन को जब मैसेज नोटिफिकेशन मिला तो वो दौड़कर वहां पहुंचा और सांची के बेडरूम में पहुंचा तो सांची उसे बेहोशी की हालत में मिली। उसने उसके गालों को थपथपाया, पानी के छींटे भी मारे, लेकिन उसे होश नहीं आया। उसने उसे गोद में उठाया और जल्दी से नीचे ले जाकर टैक्सी से ही उसे पास के हॉस्पिटल में ले गया। अपुन को आप लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए था, अपुन की वजह से दीदी की जान खतरे में पड़ गई, चिंटू ने कहा। सारे अमीर लोग एक जैसे ही होते हैं, उन्हें किसी की जान की कोई परवाह नहीं होती। इन्हें क्या पता जिन पैसों को बेईमानी से जीत कर ये शराब में उड़ेलेंगे, वो पैसा किसी गरीब की जरूरतों को पूरी कर सकता है। वो कैसे किसी की मजबूरी समझेंगे? उन्हें तो बचपन से ही सब कुछ थालियों में परोस दिया जाता था। जिस उम्र में लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं, उस उम्र में दीदी ने लोगों के घर के बर्तन मांजकर साफ किए हैं। सिर्फ 18 की उम्र में वो पूरा घर चलाती हैं, वो भी अपनी मेहनत के दम पर। चिंटू की आंखों से आंसू बह बह निकले। उसने सिद्धांत के सामने सब कुछ कह डाला, कैसे तुलसी के बाबा उन्हें ऐसे हालात में छोड़ दिया और किसी पैसे वाली के चक्कर में पड़कर दूसरी शादी कर ली, जब उन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब भी उनके साथ नहीं थे, और कैसे उन तीनों ने सरवाइव किया। लोगों के ताने सुने, चिंटू कहता रहा और सिद्धांत बस चुपचाप सब सुनता रहा था। क्या क्या नाम था उसके बाबा का? सिद्धांत ने एकदम से पूछा। कमल शर्मा, चिंटू ने जैसे ही कहा, सिद्धांत ने एकदम से उसकी तरफ देखा और फिर नजरें फेर ली। आप इतनी धीरे बाइक चलाएंगे तो जहां 10 मिनट में पहुंचने का है वहां 1 घंटे में पहुंचेंगे। साइकिल, इनफैक्ट बैलगाड़ी भी इससे तेज चलती है। तुलसी ने अरमान को एकदम स्लो मोशन में गाड़ी चलाते देखकर कहा, मुझे पता है तुम बहुत अच्छी बाइकर हो, लेकिन मैंने बाइक सिर्फ 1-2 बार ही चलाई है। वाट? अरमान के कहते ही तुलसी चीखी तो अरमान ने डर के मारे एकदम से ब्रेक लगाया। उसने तुलसी को हेलमेट दोनों के बीच होने से केवल उसका सिर अरमान की पीठ से टकराया। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चीखी? पता है मेरी हार्ट बीट कितनी तेज हो गई है? अरमान ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। तुलसी बाइक से उतरी और अरमान को पीछे होने का इशारा करके कहा, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपने बाइक 1-2 बार ही चलाई है? तुम मजाक उड़ाती हो ना इसलिए कहा। फिर तुम्हें चोट भी लगी है, दर्द बढ़ जाता। अरमान ने अपना हेलमेट उतारा और पीछे खिसकते हुए कहा, 5-10 मिनट के लिए आपने इतना बड़ा रिस्क लिया? तुलसी ने उसके आगे बैठते हुए कहा, तुम भी तो कंपटीशन में हिस्सा लेकर रिस्क ही लेती हो ना। मैंने देखा तो वो सब अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर किया उन लोगों ने, ताकि तुम पीछे रह जाओ, अरमान ने कहा।
तुलसी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर रह गई। मिस्टर अग्रवाल अपने कॉटेज में गुस्से से यहाँ वहाँ घूम रहे थे और मिसेज अग्रवाल उनसे कुछ कहना चाह रही थीं, लेकिन उनके गुस्से को देखकर खामोश सी उन्हें यहाँ से वहाँ चक्कर काटते देख रही थीं। रूही और अरमान की सगाई नहीं हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा, हम सड़क पर आ जाएंगे, मिस्टर अग्रवाल ने बड़बड़ाते हुए कहा। अब तुम कुछ बोलोगी या बस घूरती रहोगी? मिस्टर अग्रवाल ने कहा। मैं क्या बोलूँ? अब उन्होंने मना कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? मिसेज अग्रवाल ने कहा। मिस्टर अग्रवाल ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर बाहर निकल गए। शाम गहरा रही थी, बारिश भी बंद हो चुकी थी। मिस्टर अग्रवाल वहीं एक पहाड़ी की तरफ बढ़ गए। तुलसी ने बाइक सिद्धांत की गाड़ी के पास रोकी तो चिंटू झट से उतरते हुए देखते हुए बोला, दीदी कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ, तुलसी ने उसके गाल थपथपाकर कहा। पर दीदी ये सब अपन की वजह से हुआ है, अपन को पता था वो लोग हर बारिश ऐसा करते हैं आपके साथ। इन रईसों को किसी की जान की कोई परवाह नहीं है, चिंटू ने सड़क पर पैर मारते हुए गुस्से से कहा तो सिद्धांत ने अचानक ही उसकी तरफ निगाह उठाई, लेकिन फिर गाड़ी में जाकर बैठते हुए बोला, अरमान चले, मुझे कहीं के लिए निकलना है। हाँ, लेकिन मिस जूनी उन्हें चोट आई है, अरमान ने कार के विंडो से झांकते हुए धीमे से कहा। दीदी आप पीछे हटो, मुझे बाइक चलाने दो, देखो कितना लगा हुआ है आपको, चिंटू ने फिर उसकी बाह को देखते हुए कहा। तुलसी बाइक के पीछे की तरफ बैठ गई तो चिंटू ने बाइक स्टार्ट कर दी। मिस्टर सीनियर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, तुलसी ने कहा तो अरमान ने उसकी तरफ देखा। वो कुछ कहता उससे पहले ही चिंटू ने बाइक आगे बढ़ा दी। डैम, अरमान ने कार के रूफ पर अपना हाथ मारा और दूसरी तरफ बैठते हुए बोला, क्या हुआ है तुम्हें? उसे डॉक्टर की जरूरत थी, अब पता नहीं अपना ट्रीटमेंट करवाएगी भी या नहीं, अरमान ने कहा। लेकिन सिद्धांत ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने कार स्पीड से ड्राइव की। आधे घंटे से 1 घंटे में वे लोग अरमान के घर के बाहर थे। कुछ ऐसा हुआ है क्या जो मुझे नहीं पता? मैंने आज से पहले तुम्हें इतना खामोश कभी नहीं देखा। क्या बात है? अरमान ने अब तक चुप बैठे सिद्धांत की तरफ देखकर पूछा। सिद्धांत कुछ कहता इससे पहले ही उसके फोन पर एक मैसेज आया, जिसे पढ़ते ही उसने कहा, ये लड़की खून की प्यासी लगती है मुझे। रूही? अरमान ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने उसके पीछे अपना बंदा छोड़ रखा है, जो उसकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए था। कल रात क्लब में किसी कपल के साथ रूही की बहस हुई थी और आज वो क्या? सिद्धांत को अधूरी बात छोड़ते देख अरमान ने सवाल किया। डॉक्टर बाहर निकले तो नमन ने आस भरी नजरों से उनकी तरफ देखा और हाथ जोड़ लिए। शी इज फाइन, लेकिन अभी हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर, क्या मैं सांची से मिल सकता हूँ? नमन ने पूछा। जी मिल सकते हैं, लेकिन पहले आप मेरे साथ कैबिन में आइए, डॉक्टर ने कहा तो नमन धड़कते दिल के साथ उनके पीछे कैबिन में चला आया। उन्होंने हाई ड्रग का एक ही बार में सेवन कर लिया था। अगर उन्हें वॉमिटिंग नहीं होती तो इनकी जान भी जा सकती थी। ये एक पुलिस केस था, लेकिन आपने इतने इंसिस्ट करने पर मैंने ये बात बाहर नहीं जाने दी। आगे से केयरफुल रहिएगा, कहीं ये ऐसी हरकत दोबारा ना कर बैठे, डॉक्टर ने कहा तो नमन कुछ सोचता सिर हिलाकर बाहर निकल गया। वो ठीक है फिलहाल तो, लेकिन अब तक रहे कब तक रहेगी ये नहीं पता, क्योंकि रूही ने अगर उसे जिंदा देख लिया या उसे पता लग गया तो तुम जानते हो कि उसे कोई भी शिकार उसकी नज़र में आने के बाद बच जाए, ये पॉसिबल नहीं है, सिद्धांत ने कहा। अब क्या? अरमान ने पूछा। सिद्धांत ने कंधे उचका दिए, फिर पूछा, मिस जूनी के साथ टाइम स्पेंड करके कैसा लगा? बहुत शांत सी है, कुछ पता नहीं चलता कि उसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। चोट लगने और खून निकलने के बाद भी वो एकदम शांत थी, कोई और होती तो शायद रो रो कर बेहोश हो जाती, अरमान ने कहा। कमल शर्मा की बेटी है वो, सिद्धांत ने कहा तो अरमान ने एकदम से उसकी तरफ देखा। आर यू श्योर? आई मीन, एक नाम के और भी बहुत लोग होते हैं। श्योर नहीं हूँ, लेकिन जितना भी जाना और सुना उस हिसाब से तो यही लग रहा है। फिर भी कन्फर्म तो करना होगा, सिद्धांत ने गहरी सांस लेकर कहा। सब सही होगा, तुम टेंशन मत लो, अरमान ने कहा। कार से बाहर निकल आया। डॉक्टर के पास से पट्टी करवाकर और मेडिसिन लेने में चिंटू और तुलसी को काफी लेट हो गया। अंधेरा घिर आया और बारिश का मौसम भी बन आया था। चिंटू ने तुलसी को बाहर ही छोड़ा और घर चला गया। अवंतिका जी, जो किचन में खाना बना रही थी, बाइक की आवाज़ सुनकर ही बाहर निकल आईं। तुलसी अंदर आई तो अवंतिका जी ने उसकी बाह पर बंधी पट्टी को देखा और पूछा, ये क्या हो गया? तू आ आजा, बैठ यहाँ। आई कुछ नहीं हुआ, तुलसी ने अवंतिका जी को परेशान देखकर कहा। पागल लड़की, इतनी चोट लगी है फिर भी कह रही है कुछ नहीं हुआ। रितु बेटा, पानी लेकर आ जा दीदी के लिए, अवंतिका जी ने तुलसी को डांट लगाकर किचन में काम कर रही रितु को आवाज़ लगाई। आई, सब ठीक है, बारिश का टाइम है, कीचड़ में बाइक जाकर स्लिप हो गई थी, तुलसी ने अवंतिका जी को वहीं बगल में बैठते हुए कहा। इसीलिए मैं मना करती रहती हूँ, अब तो नौकरी भी लग गई है, फिर क्या जरूरत थी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की? तुझे या प्रियो को जरा सा कुछ हो जाता है तो मेरी जान हलक में अटक जाती है।
जब तक तुम दोनों घर नहीं आ जाती मेरा दिल घबराया सा रहता है। अवंतिका जी ने अपने पल्लू से अपने आंसू पोंछ डाले। उनकी आंखों में आंसू देख तुलसी की आंखें भी भर आईं, लेकिन उसने दूसरी तरफ मुंह घुमाकर उन्हें साफ कर लिया और रितु ने किचन के गेट पर खड़े होकर अपने आंसू साफ किए, मुंह से सांस छोड़ी और पानी लेकर आते हुए बोली, ओ मेरी सेंटी मदर एंड सिस्टर, पानी पियो और चिल मारो। और उन अवंतिका जी को उसने गले में बाहें डालकर बोली, आई मेरी दीदी ना खतरों की खिलाड़ी है, ऐसे सेंटी होकर उन्हें कमजोर मत करिए। और दीदी आप जाओ और फ्रेश होकर आओ। आज मैंने आपकी रूही ने रितु ने आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से खिचड़ी बनाई है। रितु ने बड़े ही स्टाइल में कहा तो तुलसी ने उठते हुए बोली, बस खिचड़ी बनाई है? हाँ तो इससे ज्यादा बनवा कर क्या बच्चे की जान लेंगी आप? अभी तो छोटी सी प्यारी सी बच्ची हूं ना मैं। रितु ने कहा, नौटंकी बंद कर, देख जाकर कहीं खिचड़ी जल ना गई हो। अवंतिका जी ने कहा, उत्तरी ये सब ना आप दोनों के ड्रामे की वजह से हुआ है। कहते हुए रितु किचन में भागी और इधर तुलसी और अवंतिका जी मुस्कुरा दी। नमन को देखते ही सांची की आंखें भर आईं। नमन ने झट से उसे अपने आगोश में ले लिया, जैसे अब वो उसे कहीं नहीं जाने देगा। सांची उसके गले लगते ही रो पड़ी। उसे भी लगा नहीं था कि वो बच पाएगी। आंखें बंद करते हुए भी उसे डर लग रहा था। वो हर पल वो याद आ रहा था। घर में किसी को भी फोन ना लगने पर और नमन को फोन ना उठाने के बाद उसे चक्कर सा आने लगा था। सांसें अटकने लगीं। उल्टी करना चाहती थी पर आ नहीं रही थी। अंत में अपनी माँ का कहा याद आया और वो जैसे तैसे वॉश बेसिन के पास जा पहुंची। उसे अभी सिर्फ अपनी मौत दिखाई दे रही थी और वो मरना नहीं चाहती थी। उसने मुंह में उंगली डाली और तुरंत ही उसे उल्टी आ गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। सांची सांची, मैं हूं ना, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, तुम रेस्ट करो और ज्यादा मत सोचो, तबीयत खराब हो जाएगी। नमन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। नमन, माँ पापा को मत बताना प्लीज, वो घबरा जाएंगे, सांची ने कहा। उसकी आंखें फिर से भर आई थीं। जानता हूँ, लेकिन ये ड्रग तुम्हारे पास कैसे आया? कहीं क्लब में तो किसी ने नहीं दिया? सांची, वो मौत का सामान है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? इतने वक्त में तुमने मुझे इतना ही समझा? सांची ने कहा और मुंह फेरा तो आंसू आंसू आंखों में फिर से आ गए। सांची ने, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम्हें ड्रग किसने दिया। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन औरों पर नहीं। नमन ने उसका चेहरा अपनी तरफ करके कहा। वो कल चुड़ैल है ना? नमन ने उसको सब कुछ सुनाया। नमन प्लीज, हमें उससे कोई पंगा नहीं लेंगे। वो पागल है और अपने पागलपन में कुछ भी कर सकती है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती और मरना भी नहीं चाहती, सांची ने उसके हाथों को पकड़कर कहा। लेकिन सांची, हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? नमन ने कहा। नमन प्लीज भूल जाओ उसे, मैं अपना फ्लैट चेंज कर लूंगी। अब से हम क्लब भी नहीं जाएंगे, सांची ने कहा। नमन ने बस सिर हिला दिया। नर्स ने आकर सांची को इंजेक्शन लगाया और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। नमन वहीं उसके पास बैठा रहा। लोनावाला में डिनर के बाद मिस्टर राणा सोने के लिए बेड पर लेट गए, जबकि अपर्णा जी वहीं पड़े मखमली सोफे पर बैठी कभी फोन तो कभी उन्हें देख रही थी। करीब 1 घंटा बीतने पर जब मिस्टर राणा गहरी नींद में सो चुके थे तो अपर्णा जी दबे पांव रूम से बाहर निकली और गेट बंद करके निकल गईं। मिस्टर अग्रवाल पहाड़ी पर खड़े थे। उन्हें अपने पीछे से किसी की आहट महसूस हुई तो उन्होंने पलटकर देखा। अपर्णा जी उनके बगल में जाकर खड़ी हो गईं। इतनी देर क्यों लगा दी? मिस्टर अग्रवाल ने पूछा। उस बुड्ढे को सोने में ही इतना वक्त लग गया? मेरा बस चलता तो इसे खाने में जहर मिलाकर दे देती या कहीं से किसी पहाड़ी से धक्का मारकर इसका किस्सा खत्म कर चुकी होती, लेकिन ऐसा कर भी तो नहीं सकती। अपर्णा जी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। गलती किसकी है इसमें? एक औरत होकर भी कुछ नहीं कर पाई? अरे एक जानवर भी अपनी जगह लोगों के दिलों में बना लेता है और तुम नाकारा औरत इतने सालों में भी एक आदमी के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई। मैंने तुम्हें उस घर में जगह दिलवाई, दुनिया के सामने उसकी बीवी का दर्जा दिलवाया, सिर्फ मेरे कारण, लेकिन तुमसे मेरा एक काम तक नहीं हुआ, मिस्टर अग्रवाल ने कहा। हाँ, जैसे कि तुम कुछ जानते ही नहीं हो। कौन से दर्जे, कौन सी जगह की बात कर रहे हो तुम? उस बुढ़े ने कोर्ट मैरिज के लिए भी एक कागज पर साइन तक करने से इनकार कर दिया तो कहाँ बन गई मैं उसकी बीवी? दाई बनाकर ले गया था वो मुझे अपने अनाथ बच्चों के लिए, इससे ज्यादा उसने मुझे कोई हक नहीं दिया। कमरे में हर जगह तो अपनी मरी हुई बीवी की तस्वीरों से भर रखी है उसने। मरने के बाद भी उस औरत ने पीछा नहीं छोड़ा हमारा। उस बुढ़े के दिल दिमाग में वही घर करके बैठी हुई है। उसके दिल में तो क्या, उसके कमरे में भी मेरे लिए जगह नहीं है। मैं तो बस एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो अपने नाम पर कर रखा है उसने। कभी कभी तो दिल चाहता है कि गला घोंट दूं, उसके बच्चों को लात मारकर घर से बाहर निकाल दूं। उसके बाद सब बस मेरा राज रहेगा उस पूरे बंगले पर और उसके पूरे बिजनेस पर भी, अपर्णा जी ने कहा। भूलो मत कि उसी की आड़ में हमारा काला धंधा चल रहा है। पिछली बार उस वकील ने पूरे 10 ट्रक पुलिस के हवाले कर दिए। वो तो मेरे आदमी कुत्ते की तरह वफादार निकले नहीं कि उन्होंने पुलिस और उस वकील के सामने कुछ नहीं कहा, वरना तो हमें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता था, मिस्टर अग्रवाल ने कहा।
तो क्या कहते हो, माँ की तरह बेटे को भी ठिकाने लगा देते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अपर्णा जी ने मिस्टर अग्रवाल के करीब जाकर उनके कोट का बटन खोलते हुए कहा तो मिस्टर अग्रवाल ने भी उन्हें अपने करीब खींच लिया। इतनी देर से सब कुछ सुनती मिसेज अग्रवाल वहां से चुपचाप जाने को हुई, लेकिन अपनी ही स्कर्ट में उलझकर गिर पड़ी और मुंह से चीख निकल गई। मिस्टर अग्रवाल और अपर्णा जी झट से एक दूसरे से अलग हुई और उनकी नजर मिसेज अग्रवाल पर पड़ी। मिस्टर अग्रवाल ने अपनी गन निकाली और उस तरफ बढ़ गए। नमन ने रातों ही रात सांची का फ्लैट भी खाली कर दिया था और साथ ही अपना भी। सांची उसकी जिम्मेवारी थी, साथ ही वो उससे प्यार भी बहुत करता था और आज उसने जिस हालत में सांची को देखा, एक पल में ही उसने अपनी दुनिया उजड़ती सी नजर आई थी। सांची को लेकर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने अब सांची के साथ रहना ही सही समझा। वैसे भी कुछ ही वक्त में दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे, इसलिए उसने एक किराए का कमरा ले लिया था जो दो लोगों के लिए काफी था। उसने रात को ही सांची को डिस्चार्ज करवाकर रूम पर ले आया था। मिस्टर अग्रवाल गन लेकर आगे बढ़े। अंधेरे में उन्हें सिर्फ एक चीख सुनाई दी थी और वो आवाज की दिशा में बढ़ गए थे। मिसेज अग्रवाल काफी ज्यादा डर गई थी। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अंधेरे में केवल एक साया नजर आ रहा था। अपर्णा जी ने फोन की टॉर्च ऑन करनी चाहिए, लेकिन मिस्टर अग्रवाल ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। उनका ध्यान जैसे ही भटका, मिसेज अग्रवाल अभी आधी खड़ी ही हुई थी कि एक जोड़ी हाथ आए और तेजी से उन्हें खींच लिया। उस साये ने अपने हाथ में कुछ पकड़ रखा था, जिसे अंधेरे की वजह से मिसेज अग्रवाल देख नहीं पा रही थी। मिसेज अग्रवाल चीखती, इससे पहले ही उस शख्स ने उनके मुंह पर हाथ रखा और एक बड़े से पत्थर के पीछे खींच ले गए। उस शख्स ने किसी को मैसेज में थंब भेजा और तुरंत ही लाइट्स बंद हो गई और अब हर तरफ सिर्फ अंधेरा था और कीट पतंगों की आवाज। उस शख्स ने मिसेज अग्रवाल को उनके कॉटेज के सामने छोड़ा और इधर अंधेरा देखते ही अपर्णा जी ने टॉर्च ऑन करी तो उस साये की जगह कुत्ते को बैठे देखकर मिस्टर अग्रवाल और अपर्णा जी दोनों ने ही राहत भरी सांस ली। मिसेज अग्रवाल ने जल्दी जल्दी शावर लिया और चेंज करके कंबल ओढ़कर लेट गईं। डर के मारे वो अब भी पसीने से लथपथ हुई जा रही थी। मिस्टर अग्रवाल और अपर्णा जी की बातें अब भी उनके कानों में गूंज रही थीं और इसके अलावा उन्हें बचाने वाला शख्स कौन था, ये भी उनके दिमाग में उथल पुथल मचा रहा था। कुछ ही देर में लाइट्स ऑन हो गईं और हर तरफ रोशनी हो गई। मिसेज अग्रवाल ने एसी टेम्परेचर बढ़ाया और लाइट्स ऑफ करके वापस से ओढ़ कर लेट गई और डोर पर आहट सुनी तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और आधा चेहरा भी ढक लिया। अंदर ही अंदर एक घबराहट हो रही थी। लग रहा था जैसे हार्ट अटैक से ही ना मर जाएं। मिस्टर अग्रवाल आए और आते ही बेड पर लेट गए। अब तो मिसेज अग्रवाल और भी ज्यादा घबरा रही थीं। वो अपने आप में ही सिमट रही थीं। मन कर रहा था यहीं किसी पहाड़ी से कूद जाएं। गला सूख रहा था तो उन्होंने आसपास पानी ढूंढा तो मिस्टर अग्रवाल वाली साइड पानी से भरा रखा गिलास देखा तो वो डरते डरते पानी के गिलास तक पहुंची। पानी का गिलास उठाते हुए भी उनका हाथ कांप रहा था। अपने दोनों हाथों से गिलास उठाकर उन्होंने पूरा पानी एक ही सांस में पिया और वापस जाकर लेट गईं। रात भर डर के साए में रही मिसेज अग्रवाल सुबह उठी ही नहीं। सुबह उठते ही मिस्टर अग्रवाल फ्रेश होकर वॉक के लिए निकल गए। 1 घंटे में लौटकर मिस्टर अग्रवाल ने जब देखा कि मिसेज अग्रवाल अब तक नहीं उठी तो उन्होंने मिसेज अग्रवाल को आवाज लगाई, लेकिन वो उठी नहीं। उन्होंने उन्हें हिलाया तो मिसेज अग्रवाल का शरीर ठंडा पड़ चुका था। एक पल को वो मुस्कुराए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने रोनी सी शक्ल बनाई और आंखों में पानी की बूंदें डालकर मिस्टर राणा के कमरे की तरफ भागे दौड़े पहुंच गए। मिस्टर रघुवेंद्र राणा ने जब मिसेज अग्रवाल के बारे में सुना तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। तो वहीं अपर्णा जी ने मिस्टर अग्रवाल की तरफ देख रोना धोना शुरू कर दिया। एम्बुलेंस आ चुकी थी और मिसेज अग्रवाल को उसमें डालकर मिस्टर अग्रवाल अपनी कार से एम्बुलेंस के पीछे निकल गए और उन्हीं के पीछे मिस्टर राणा और अपर्णा जी भी। पूरे रास्ते अपर्णा जी का रोना धोना और नौटंकी चलती रही तो वहीं रघुवेंद्र जी किसी गहरी सोच में डूबे थे। वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। ये हॉस्पिटल मिस्टर राणा और मिस्टर अग्रवाल का था। दोनों ही पार्टनरशिप में थे। जहां मिस्टर राणा 80 पेशेंट के मालिक थे, वहीं मिस्टर अग्रवाल 20 पेशेंट के। मिस्टर राणा को हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी करने में व्यस्त देखकर अपर्णा जी मिस्टर अग्रवाल के पास बैठकर धीमे से बोली, ये सब कहीं तुमने तो नहीं किया? पागल नहीं, पागल नहीं हुआ हूं मैं जो अपनी बीवी के साथ ऐसी हरकत करूंगा, मिस्टर अग्रवाल कुछ गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। कुछ ही देर डॉक्टर आए। उन्होंने मिसेज अग्रवाल को मृत घोषित कर दिया था। मिस्टर अग्रवाल बस एक तरफ चुप होकर बैठे थे, जैसे उन्हें कोई गहरा सदमा लगा हो। मिस्टर राणा के पूछने पर डॉक्टर ने उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया। मिसेज अग्रवाल की डेड बॉडी को घर ले जाया गया। रूही पूरी रात बाहर रहने के बाद सुबह सुबह घर लौटी थी और अपने आलीशान से बेडरूम में सो रही थी। घर की खास नौकर ने उसे जाकर उठाया, लेकिन रूही उस पर भड़क गई और एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ते हुए बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रूम में आने की? किसकी परमिशन से मेरे रूम में आई हो? बेबी जी, वो बड़े साहब ने भेजा था मुझे आपको बुलाने के लिए। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन मालकिन अब नहीं रही।
उस नौकरानी ने सिर झुकाए हुए कहा। व्हाट? कहते हुए रूही ने कंबल फेंका और स्लीपर पहनकर रूम से बाहर आई। उसने ऊपर से ही रेलिंग से झांक कर देखा और जल्दी से नीचे पहुंचकर मिस्टर अग्रवाल के पास चली आई। मिस्टर अग्रवाल ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। डैड, ये सब क्या है? क्या हुआ मॉम को? वो ऐसे नहीं जा सकती हम दोनों को छोड़कर। रूही के आंसू बह चले। शांत हो जाओ बेटा ना एक दिन तो सबको जाना ही होता है। तुम्हारी मॉम का वक्त पूरा हो गया और वो चली गई, लेकिन फिक्र मत करो, मैं भी तो तुम्हारी मॉम जैसा ही हूँ। अपर्णा जी ने रूही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मिस्टर अग्रवाल और मिस्टर राणा दोनों ने ही उन्हें घूर कर देखा, लेकिन अपर्णा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अक्षय और अरमान भी वहां पहुंच गए थे। रूही ने जैसे ही अरमान को देखा, वो भागकर उसके गले लगकर रोने लगी। अरमान उसके गले लगने से असहज हो गया था। उसने रूही को खुद से अलग किया और बाकी लोगों में शामिल हो गया। कुछ 1-2 घंटे में मिसेस अग्रवाल का अंतिम संस्कार कार्यक्रम हो चुका था और सब अपने अपने घर लौट गए थे। मिस्टर अग्रवाल अपने रूम में बैठकर शराब पीते रहे। हाथ में मिसेज अग्रवाल की एक खूबसूरत सी तस्वीर थी, जिसे उन्होंने जमीन पर इतनी जोर से पटका कि पूरे रूम में शीशा बिखर गया था। तुम्हें मारना नहीं चाहता था जान, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, क्या करता। सारा कसूर तुम्हारा था। तुम्हें नहीं सुनना चाहिए थी हमारी बातें। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? मेरी नजरें घुप अंधेरे में भी तुम्हें पहचानने की काबिलियत रखती हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुम्हें बचाने वाला शख्स कौन था? मिस्टर अग्रवाल नीचे पड़ी हुई तस्वीर को देखते हुए बोले। कॉलेज पहुंचते ही तुलसी को जानवी दिखाई दी, जो उसे देखकर काफी खुश हो गई थी। तुलसी भी मुस्कुराते हुए उसके पास चली आई। ओ माय गॉड, पूरे 2 दिन बाद मिली हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे महीनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। जानवी ने तुलसी के गले में बाहें डालकर कहा। क्लास चलें, वरना 1 मिनट भी लेट पहुंचे तो प्रोफेसर पूरे टाइम बाहर खड़ा रखेंगे, तुलसी ने कहा। ये तो अच्छी बात है ना, बाहर खड़े रहकर नज़ारे देखने मिलेंगे, जानवी ने खुश होकर कहा। सीनियर के हाथ चढ़ गई तो रैगिंग से नहीं बच पाओगे, तुलसी ने कहा और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए क्लासरूम में ले आई। देर से ही सही, लेकिन तुलसी को देखने के लिए अरमान कॉलेज चला आया था। ब्रेक में तुलसी लाइब्रेरी जाती दिखी तो अरमान भी उसके पीछे पीछे लाइब्रेरी पहुंच गया। तुलसी बुक्स देखते हुए पीछे स्टेप ले रही थी और अचानक पलटते ही किसी से टकरा गई और उसकी कमर उस शख्स की बाहों में के घेरे में आ गई। तुलसी ने जब निगाहें उठाई तो वो शख्स कोई और नहीं, अरमान था। अरमान ने उसे अपनी बाहों के घेरे से आजाद करके पूछा, तुम ठीक हो? हाँ, वो सॉरी, मैं गलती से मेरा ध्यान नहीं था, तुलसी ने हिचकिचाते हुए कहा। इट्स ओके, तुम्हारी चोट अब कैसी है? काफी पेनफुल रहा होगा ना कल तुम्हारे लिए, अरमान ने कहा। नहीं, सब ठीक है, इतनी ज्यादा भी गहरी चोट नहीं थी, तुलसी ने कहा और जाने लगी तो अरमान भी उसी तरफ से दूसरी दिशा में जाने लगा और दोनों फिर एक दूसरे से टकरा गए। तुलसी ने खड़े होकर उसे जाने का इशारा किया तो अरमान उसे देखते हुए आगे बढ़ा, लेकिन ध्यान अब भी तुलसी पर ही था। तुलसी जाकर एक चेयर पर बैठ गई तो अरमान भी उसके सामने वाली चेयर खाली देखकर जल्दी से बुक निकाल कर उसके सामने जाकर बैठ गया। तुलसी ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर बुक से अपनी नोटबुक में कुछ पॉइंट नोट करने लगी। अरमान बुक टेबल पर रखे लगातार तुलसी को देखे जा रहा था। तुलसी ने उसकी नज़रें अपने ऊपर की वापस से नज़र उठाई तो अरमान ने झट से अपनी नज़रें बुक पर गड़ा ली। तुलसी ने उससे नज़र हटाकर उसकी बुक की तरफ देखा, जो उल्टी रखी हुई थी। आप आप में उल्टी बुक पढ़ने का टैलेंट भी है, तुलसी ने कहा तो अरमान ने एकदम से उसकी तरफ देखा, फिर अपनी उल्टी रखी बुक देख वो झेप कर इधर उधर देखते हुए बुक वापस रखकर लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। उसकी मासूम सी हरकत देखकर तुलसी मुस्कुरा उठी। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।